हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 7th NCERT पॉलिटी की MCQ सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय दूसरा है। यहां पर हम लोग स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की मूल जिम्मेदारी क्या है? केवल कानून व्यवस्था, कर संग्रह, जन कल्याण सुनिश्चित करना या चुनाव कराना? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार केवल कानून व्यवस्था, कर संग्रह या चुनाव कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जिम्मेदारी जो है जन कल्याण को सुनिश्चित करना भी है, जिसमें कि लोगों की आवश्यकता के अकॉर्डिंग उन्हें आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड करना शामिल है। तो ये सभी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं या आधारभूत सुविधाएं हैं, ये सभी जन कल्याण की तहत आती हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। दूसरा प्रश्न है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य की सही व्याख्या कौन सी है? केवल रोगों की अनुपस्थिति, शारीरिक व मानसिक कुशलता, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण कुशलता, केवल कार्य करने की क्षमता? WHO की स्वास्थ्य की परिभाषा के अकॉर्डिंग यहाँ पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण कुशलता ये स्वास्थ्य को इंगित करती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। तीसरा प्रश्न है, स्वास्थ्य की WHO परिभाषा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सामाजिक कुशलता शामिल है, यह केवल रोग मुक्ति तक सीमित है, यह कार्य क्षमता पर आधारित परिभाषा नहीं है। यहाँ पर आपको सही कूट का चयन करना है। देखिए, यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। WHO की परिभाषा में सामाजिक कुशलता जो है स्पष्ट रूप से शामिल है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पे केवल शब्द लगा है कि ये केवल रोग मुक्ति तक सीमित है, ये गलत है। ये केवल रोग मुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मनुष्य की जो समग्र कुशलता है वो आ जाती है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला भी सही है। यह कार्य क्षमता पर आधारित परिभाषा नहीं है, यानी यहाँ पर केवल कार्य क्षमता नहीं देखी गई है, बल्कि जो मनुष्य की पूरी जो कुशलता है, समग्र कुशलता है, वो सब आ जाती है। चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, ये सभी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला, यानी 1 और 3। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन से कारक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? आवास की स्थिति, मानसिक तनाव, सामाजिक अलगाव, आय असमानता? आपको यहां पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, यहां पर सभी के सभी कारक, यानी आवास की स्थिति, आवास ऐसा हो जो भीड़भाड़ वाले इलाके में ना हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, यानी ऐसा ना हो कि वहाँ पर दम घुट रहा हो, आवास में गंदगी हो, ऐसी कुछ ना हो। तो आवास की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। मेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए, मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक अलगाव, यानी आपने देखा होगा कई लोग समाज के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, समाज से अलग थलग पड़ जाते हैं। तो ऐसे में वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं या बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो सामाजिक अलगाव की भावना ना हो और आय असमानता ना हो। देखिए, आय असमानता भी लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जिन लोगों की आय प्रॉपर नहीं है या फिर अच्छे से कमा नहीं पाते हैं, तो वो अपनी पोषण की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आय असमानता भी स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ये सभी के सभी कारक जो हैं स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी 1, 2, 3 और 4। पांचवा प्रश्न है, भारत में डॉक्टरों का अधिक संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है? ग्रामीण क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र? भारत में डॉक्टरों का अधिक संकेंद्रण, सबसे ज़्यादा आबादी या सबसे ज़्यादा संख्या जो है शहरी इलाकों में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। छठवां प्रश्न है, भारत में डॉक्टरों के वितरण के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? डॉक्टर जनसंख्या अनुपात शहरी क्षेत्रों में कम है, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टर अधिक हैं, डॉक्टरों का असमान वितरण स्वास्थ्य असमानता को बढ़ाता है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या घट रही है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शहरी क्षेत्रों में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात कम नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा है। तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा। जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, इसको स्पेशलिस्ट कहा जाता है, जैसे हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, लीवर विशेषज्ञ हैं, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में पाई जाते हैं। तो बी वाला भी गलत हो जाएगा। मेडिकल कॉलेजों की बात करें तो आपको मैंने किताब में जो आंकड़ा दिया है, तो आपने देखा होगा कि लगातार सरकार प्रयास कर रही है, नए नए संस्थान स्थापित करवा रही है। तो मेडिकल कॉलेजों की संख्या घट नहीं रही है, बल्कि दिनों दिन बढ़ रही है। तो डी वाला भी गलत हो जाएगा। सी वाला सही है कि डॉक्टरों का जो असमान वितरण है, ये स्वास्थ्य असमानता को बढ़ाता है।
ये ग्रामीण लोग स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाते हैं, वहीं शहरी लोग ही केवल इसका लाभ उठा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य असमानता को बढ़ावा दे रहा है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला। 7वां प्रश्न है, भारत में अस्पतालों की संख्या 1950 में कितनी थी? 1000, 2717, 5000, 10,000। 1950 में जो आपकी एनसीईआरटी में आंकड़ा दिया है उसके अकॉर्डिंग देश में 2717 अस्पताल थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 8वां प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएचसी सामान्य प्रसव और टीकाकरण सेवाएं प्रदान करता है। सीएचसी में विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होते हैं। जिला अस्पताल केवल ग्रामीण आबादी की सेवा करता है। आपको यहाँ पर सही कूट चुनना है। देखिए, पीएचसी की फुल फॉर्म होती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर या पब्लिक हेल्थ सेंटर भी इसको बोला जाता है, जन स्वास्थ्य केंद्र भी इसको बोला जाता है, जो कि सामान्यतः 5-6 गाँव पर या फिर ब्लॉक लेवल पर ये होता है। आबादी के अकॉर्डिंग 20 से 30 हज़ार की आबादी के बीच में स्थापित करवाए जाते हैं। तो पीएचसी में जो है सामान्य प्रसव है, टीकाकरण की सेवाएं हैं, ये सब सामान्य इलाज जो है ये होता है। तो यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल सही है। सीएचसी का मतलब है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होते हैं, ये पीएचसी के ऊपर सीएचसी होता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला सही है। देखिए, जिला अस्पताल न केवल ग्रामीण आबादी को सेवा देते हैं बल्कि ये शहरी आबादी की जरूरतों को भी पूरा करते हैं, और अपने से नीचे जितनी भी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं या स्वास्थ्य के संस्थान हैं उन सभी की निगरानी करते हैं, चाहे सीएचसी हो, पीएचसी हो, इन सब की निगरानी भी करते हैं। तो यहाँ आपका तीसरा वाला गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है केवल ग्रामीण आबादी की सेवा करता है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 2 सही है। तो सही आंसर है आपका ए वाला, यानी 1 और 2। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आयुष्मान भारत से संबंधित सही नहीं है? इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पताल सूचीबद्ध हैं। यह केवल शहरी गरीबों तक सीमित है। अस्पतालों की संख्या 30,000 से अधिक है। यह द्वितीयक और तृतीयक उपचार पर केंद्रित है। देखिए, यहाँ पर आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसके बारे में बात हो रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आयुष्मान भारत जो योजना है इसकी स्टार्टिंग जो है सितंबर 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड से इसकी स्टार्टिंग की थी। और इस योजना के तहत 5 लाख का जो बीमा कवर है या 5 लाख तक का जो इलाज है वो मुफ्त प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर जो है इस योजना में चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, दोनों तरह के अस्पताल इसमें सूचीबद्ध हैं। यह केवल शहरी गरीबों तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें गरीब अमीर कोई भी हो इलाज करा सकता है। तो यहाँ पर आपका बी वाला गलत हो जाएगा। अस्पतालों की संख्या जो है 30,000 से अधिक है। तो ये बात यहाँ सही है। देखिए, ये द्वितीयक और तृतीयक उपचार पर केंद्रित है। अब आप लोगों के मन में आएगा द्वितीयक और तृतीयक उपचार क्या होता है। आप लोगों ने ओपीडी के बारे में सुना होगा या लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, बाह्य रोगी विभाग। तो जो बाह्य रोगी विभाग होता है वहाँ पर क्या होता है, मरीज आता है, डॉक्टर को दिखाने बताता है हमें ये समस्याएं हैं। तो डॉक्टर एक सामान्य तरीके से ये पता करता है कि भाई इसको ही बीमारी है, तो उसे प्राथमिक उपचार बोला जाता है। ये डॉक्टर वहाँ से आगे रेफर जब कर देता है, जैसे मान लीजिए किसी के परीक्षण होने हैं, एक्सरा होना है, ये सब होना है, तो ये सब द्वितीयक में आ जाता है और उससे ऊपर सर्जरी वगैरह जो है ये तृतीयक में हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो योजना है इसके तहत केवल प्राथमिक उपचार नहीं है बल्कि इसमें द्वितीयक और तृतीयक उपचार यानी जो जटिल सर्जरी वगैरह होती हैं वो भी इसमें की जाती हैं। तो यहाँ पर आपका जो गलत वाला आंसर है वो है बी वाला। तो आंसर है आपका बी। 10वां प्रश्न है, भारत का टीबी उन्मूलन लक्ष्य वर्ष है 2030, 2027, 2025, 2024। देखिए, भारत ने टीबी का जो वैश्विक उन्मूलन लक्ष्य है 2030, इससे 5 साल पहले का लक्ष्य रखा है। तो भारत का टीबी उन्मूलन लक्ष्य जो वर्ष जो है ये 2025 है। तो सही आंसर है आपका सी वाला। 11वां प्रश्न है, भारत ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष किस वर्ष तक रखा है? 2025, 2030, 2035, 2040। देखिए, भारत की बात करें तो भारत ने मलेरिया उन्मूलन के 2 लक्ष्य रखे हैं। 2027 तक तो इसको जो है मलेरिया के जो केसेस हैं उनको 0 पर लाना है। पहला टारगेट तो इसका ये है कि 2027 तक जो मलेरिया के केसेस हैं वो 0 तक लाने हैं और 2030 में इसको पूरी तरह से भारत से खत्म करना है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला। 12वां प्रश्न है, भारत में टीबी उन्मूलन लक्ष्य 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही निष्कर्ष दिखाता है? भारत
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी एसडीजी समय रेखा से पीछे है। भारत एसडीजी लक्ष्य से पहले उन्मूलन चाहता है। डब्ल्यूएचओ ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है। यह केवल एमडीआर-टीबी तक सीमित है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो एसडीजी लक्ष्य है उसमें टीबी उन्मूलन का जो वर्ष है वो 2030 है, जबकि भारत ने 2025 रखा है। तो भारत इससे पीछे नहीं है बल्कि इससे आगे है। तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर बी वाला सही है कि भारत जो है एसडीजी लक्ष्य से पहले उन्मूलन चाहता है। एसडीजी लक्ष्य जो है 2030 का है, जबकि भारत ने ये टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2025 का। तो यहाँ पर आपका बी वाला सही है। देखिए, ये लक्ष्य जो है डब्ल्यूएचओ ने निर्धारित नहीं किया है, तो यहाँ पर सी वाला गलत हो जाएगा। यह केवल एमडीआर-टीबी तक सीमित है, नहीं, एमडीआर-टीबी तक सीमित नहीं है, इसमें टीबी के सभी रूप शामिल हैं। देखिए, एमडीआर-टीबी जो है टीबी का सबसे गंभीरतम रूप माना जाता है, तो इसमें टीबी के जितने भी रूप हैं वो सभी शामिल हैं, न केवल एमडीआर-टीबी। तो यहाँ पर आपका डी वाला भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही आंसर है केवल बी वाला। 13वां प्रश्न है, भारत में लगभग कितनी प्रतिशत संक्रामक बीमारियां दूषित जल से जुड़ी हैं? 10%, 15%, 21%, 30%। देखिए, भारत में जो विभिन्न सर्वे हुए हैं, विभिन्न स्वास्थ्य अध्ययन हुए हैं, जैसे विश्व बैंक के हुए हैं, भारत सरकार की जो रिपोर्टें हैं वो ये बताती हैं कि भारत में लगभग 21% संक्रामक बीमारियां दूषित जल के उपयोग से होती हैं, जिनमें कि डायरिया, हैजा, हेपेटाइटिस आदि बीमारियां शामिल हैं। आपका सही आंसर है यहाँ पर सी वाला। 14वां प्रश्न है, 21% संक्रामक रोग दूषित जल से जुड़े हैं। यह आंकड़ा मुख्यतः किस नीति क्षेत्र की ओर संकेत करता है? खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ भारत मिशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। देखिए, आप लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो आपका एसडीजी 3 है ये समग्र स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जबकि जो एसडीजी 6 है ये जल स्वच्छता से संबंधित है, ये क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से संबंधित है। तो जो 21% संक्रामक रोग जो दूषित जल से जुड़े हुए हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 से संबंधित है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में आता है? जनसंख्या नियंत्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानक, संक्रामक रोगों का अंतर्राज्यीय नियंत्रण। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण जो है ये समवर्ती सूची में आता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानक जो है इस सेंट्रल गवर्नमेंट वाली लिस्ट है, केंद्रीय सूची, उसमें आते हैं। संक्रामक रोगों का अंतर्राज्यीय नियंत्रण ये समवर्ती सूची का विषय है, ये समवर्ती में आता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है ये राज्य सूची का विषय है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 15 का बी वाला। 16वां प्रश्न है, हाकिम शेख बनाम भारत संघ मामले का संबंध किस मौलिक अधिकार से है? जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, हाकिम शेख बनाम भारत संघ जो मामला है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि समय पर आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं राज्य को देनी ही पड़ेंगी। तो ये जीवन के अधिकार से संबंधित है, ये आर्टिकल 21 से संबंधित है। तो आंसर है आपका यहां पर ए वाला। 17वां प्रश्न है, भारत में चिकित्सा पर्यटन के विकास का प्रमुख कारण क्या है? सस्ती दवाइयाँ, उन्नत चिकित्सा तकनीक, कम लागत में गुणवत्तापूर्ण इलाज, उपरोक्त सभी। देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि भारत में लगातार विदेशों से लोग आकर यहाँ इलाज करवा रहे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसका रीज़न ये है कि अन्य देशों की तुलना में भारत में दवाइयाँ सस्ती हैं, यहाँ पर अच्छी चिकित्सा तकनीक भी है और कम लागत में गुणवत्तापूर्ण इलाज हो जाता है। यही कारण है कि इन सभी फायदे की वजह से लोग अपना देश छोड़कर भारत में इलाज कराने आ रहे हैं। तो यहाँ पर चिकित्सा पर्यटन में बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पर सही आंसर है डी वाला। 18वां प्रश्न है, ओपीडी का पूर्ण रूप क्या है? आउट पेशेंट डिवीजन, ओपन पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ऑफिशियल पेशेंट डेस्क। तो इसका पूर्ण रूप है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी बाह्य रोगी विभाग। तो सही आंसर है यहां पर सी वाला। 19वां प्रश्न है, ग्राम स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की पहली इकाई कौन सी है? पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल, उप स्वास्थ्य केंद्र। देखिए, ग्राम स्तर पर जो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था है इसकी पहली इकाई उप स्वास्थ्य केंद्र होता है।
जहाँ पर एक आशा या एक नर्स या एक उसका एक सहायक होता है, यानी यही एक दो लोग यहाँ पे कार्यरत होते हैं जो कि साधारण बीमारियों के संबंध में दवाई वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और उन्हें लगता है कि गंभीर केस है तो पीएचसी को रेफर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 20वां प्रश्न है, स्वास्थ्य में समानता का अर्थ है सभी को समान डॉक्टर, केवल सरकारी अस्पताल, सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं, केवल शहरी सुविधाएं। देखिए, स्वास्थ्य में समानता का मतलब है कि सभी को उनकी जो ज़रूरतें हैं या जिसका जो बीमारी है उसके अकॉर्डिंग उसको इलाज मिले। ऐसा नहीं है कि हमने केवल एक साधारण सा इलाज रखवा दिया है, एक सामान्य सा हॉस्पिटल है यहाँ पर केवल सामान्य सी एक पैरासीटामोल की गोली मिलती है और गवर्नमेंट ये सोचे कि पीसीएम की गोली से ही सबका इलाज हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे समानता नहीं आएगी। स्वास्थ्य में समानता का मतलब ये है कि जिसकी जैसी बीमारी है, मान लीजिए किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, तो जिसकी जैसी बीमारी है उसको उसके अकॉर्डिंग इलाज दिया जाए। तो इसका अर्थ है सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका सी वाला। 21वां प्रश्न है, जेनरिक दवाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गुणवत्ता कम होती है, कम कीमत पर समान प्रभाव देती हैं, केवल सरकारी अस्पतालों में मिलती हैं, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग होती हैं। देखिए, जेनरिक दवाइयों में वही सक्रिय रासायनिक तत्व होते हैं जो कि ब्रांडेड दवाइयों में होते हैं, तो ये कम कीमत पर समान चिकित्सीय प्रभाव प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 22वां प्रश्न है, यहाँ कथन दिया हुआ है, निजी स्वास्थ्य सेवाएं मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। कारण, निजी स्वास्थ्य सेवाएं लाभ कमाने पर अधिक ध्यान देती हैं। देखिए, यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है कि जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में ही केंद्रित हैं, और शहरी क्षेत्रों में केंद्रित होने का रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पर जो वहाँ की आबादी है वो इनको खरीद पाने में सक्षम है, एक बड़ा बाजार है। चूँकि ये निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं ये लाभ अर्जन के उद्देश्य पर कार्य करती हैं, तो इसी वजह से ये शहरों की ओर स्थापित होती हैं। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर है आपका ए वाला, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की व्याख्या करता है। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? उप स्वास्थ्य केंद्र, विशेषज्ञ उपचार, पीएचसी, रेफरल अस्पताल, सीएचसी, द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा, जिला अस्पताल, प्राथमिक सेवा। देखिए, यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र की अगर हम बात करें तो उप स्वास्थ्य केंद्र विशेषज्ञ उपचार नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पे सामान्य उपचार होता है। पीएचसी रेफरल अस्पताल नहीं है, मतलब यहाँ से क्या है, यहाँ से मरीज आगे के लिए रेफर किए जाते हैं, तो ये रेफरल अस्पताल नहीं है ना। पीएचसी में क्या है, जो उप स्वास्थ्य केंद्र के जो सामान्य रोगी हैं, जैसे प्रसव वाले हैं, टीकाकरण वाले हैं, ये लोग यहाँ पर आते हैं। तो पीएचसी वाला रेफरल अस्पताल में नहीं आएगा। सीएचसी वाला सही है कि सीएचसी जो है द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा प्रोवाइड करता है, सर्जरी वगैरह होती है। इसके अलावा रेफरल अस्पताल भी है। ठीक है, जिला अस्पताल इन सभी के ऊपर होता है और यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो यहाँ पर केवल प्राथमिक सेवा नहीं होती बल्कि सभी प्रकार की सेवाएं मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वो है सी वाला। 24वां प्रश्न है, भारत में चिकित्सा पर्यटन का क्या अर्थ है? भारतीयों का विदेश घूमने जाना, विदेशियों का भारत में इलाज के लिए आना, डॉक्टरों का गांव में जाना, दवाओं का निर्यात करना। तो इसका सही आंसर है बी वाला, ये विदेशियों का भारत में इलाज के लिए आना। तो आंसर है आपका बी वाला। 25वां प्रश्न है, अस्पताल में भर्ती होने से पहले रोगी को किस विभाग में जाना पड़ता है? आईसीयू, ओपीडी, ब्लड बैंक या पैथोलॉजी? तो हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले रोगी जो है ओपीडी में जाता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जाता है, बाह्य रोगी विभाग में जाता है। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 26वां प्रश्न है, ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की जिम्मेदारी आमतौर पर किन पर होती है? नर्स और ग्राम स्वास्थ्य सेवक, सर्जन, जिला कलेक्टर, निजी डॉक्टर? देखिए, ग्राम स्तर पर जो उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पर नर्स और ग्राम स्वास्थ्य सेवक पर वहाँ की सुविधाओं की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 27वां प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का वित्त पोषण यानी फंडिंग ये कहाँ से होती है? विदेशी दान से, जनता द्वारा चुकाए गए करों से, केवल मरीजों की फीस से या निजी कंपनियों से?
तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, गवर्नमेंट जो कुछ भी सार्वजनिक सेवाएं लोगों को प्रोवाइड करती है उन सभी के लिए वित्त पोषण कर से होता है। यानी हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उसी से गवर्नमेंट जो है हमें सुविधाएं प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 28वां प्रश्न है, RMP का पूर्ण रूप क्या है जो अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं? रूरल मेडिकल पैथोलॉजिस्ट, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, रीजनल मेडिसिन प्लेयर, रॉयल मेडिसिन फिजिशियन। देखिए, RMP एक निजी चिकित्सक है जो कि अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में या रूरल एरिया में होते हैं। इनको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 29वां प्रश्न है, स्वस्थ जीवन के लिए आवास की उचित स्थिति का क्या अर्थ है? बहुत बड़ा बंगला होना, घुटन भरी जगह न होना और स्वच्छ वातावरण, शहर के बीचों बीच होना या महंगा फर्नीचर होना। देखिए, स्वस्थ जीवन के लिए आवास की उचित स्थिति का मतलब है कि घुटन भरी जगह ना हो, प्रॉपर आवास में वेंटिलेशन हो, साफ सफाई हो, ताकि जो वहाँ का माहौल है वो अनुकूल रहे। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 30वां प्रश्न है, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की मूल जिम्मेदारी क्या है? जन कल्याण सुनिश्चित करना, केवल चुनाव कराना, करों को बढ़ाना या सेना मजबूत करना। तो इसकी मूल जिम्मेदारी क्या है? जन कल्याण सुनिश्चित करना। तो सही आंसर है आपका ए वाला। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इसके अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चे अल्प पोषित हैं? 25%, 30%, 35.5% या 40%? देखिए, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5वां है, इसके अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 35.5% बच्चे जो हैं ये दीर्घकालिक अल्प पोषित हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 32वां प्रश्न है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में दर्ज कुपोषण आंकड़ों का प्रत्यक्ष नीतिगत निहितार्थ क्या है? खाद्य सब्सिडी समाप्त करना, प्राथमिक स्वास्थ्य पर निवेश बढ़ाना, निजी अस्पतालों को बढ़ावा देना, मेडिकल पर्यटन को प्रोत्साहन। यानी यहाँ पर थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाली बात है। यहाँ लिखा है कुपोषण आंकड़ों का प्रत्यक्ष नीतिगत निहितार्थ क्या है। इतने ज़्यादा जो कुपोषण के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें जो प्राथमिक स्वास्थ्य है इस पर निवेश बढ़ाना चाहिए, जैसे कि उनको जो प्रॉपर पोषण मिले, है ना, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह मिले, ताकि ये कुपोषण वाला जो आंकड़ा है इसको नीचे किया जा सके या इसको खत्म किया जा सके। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 33वां प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में निजी डॉक्टरों को क्या कहा जाता है? MBBS, RMP, स्पेशलिस्ट, सर्जन। तो इनको RMP कहा जाता है, यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इनको कहा जाता है। तो सही आंसर है बी वाला। 34वां प्रश्न है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद किस पर जोर देती है? ब्रांडेड दवाओं पर, जेनरिक दवाइयों पर, आयुर्वेद पर या होम्योपैथी पर? देखिए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, जिसे अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो नैतिक आचार संहिता है ये बताता है कि डॉक्टरों को ये अनिवार्य इसने किया है कि ये लोग अपनी जो दवाइयों का पर्चा है उसमें जेनरिक दवाइयों को लिखें, क्योंकि जेनरिक दवाइयाँ जो होती हैं वो कॉस्ट एफिशिएंट होती हैं, यानी कि कम कीमत पर इलाज इनसे संभव है, हर व्यक्ति इनको वहन कर सकता है, इनको खरीद सकता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 35वां प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य मानता है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 48? तो देखिए, संविधान का जो आर्टिकल 47 है, अनुच्छेद 47 है, ये राज्य को ये जिम्मेदारी सौंपता है कि राज्य में पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करेगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 36वां प्रश्न है, 7वीं अनुसूची के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियां। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, यानी इस विषय पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यस्थल पर मातृत्व राहत या मैटरनिटी रिलीफ से संबंधित है? अनुच्छेद 41,
अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 39F। देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल 42 है ये कार्यस्थल पर मातृत्व राहत से संबंधित है, तो सही आंसर है बी वाला। 38वां प्रश्न है, नगर पालिकाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 247 जी, अनुच्छेद 247 डब्ल्यू, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 39। देखिए नगर पालिकाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो जिम्मेदारी है अनुच्छेद 247 डब्ल्यू के तहत दी गई है, तो सही आंसर है आपका बी वाला। 39वां प्रश्न है, हाकिम शेख मामले में अदालत ने क्या फैसला सुनाया? स्वास्थ्य एक निजी मामला है, केवल अमीरों को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए, सेना का खर्च स्वास्थ्य पर किया जाना चाहिए, सरकारी अस्पतालों द्वारा इलाज से मना करना जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। तो इसमें ये फैसला सुनाया गया कि सरकारी अस्पतालों के द्वारा इलाज से मना करना ये जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, तो सही आंसर है आपका डी वाला। 40वां प्रश्न है, अनुच्छेद 48A का स्वास्थ्य से क्या संबंध है? यह मुफ्त दवाइयाँ सुनिश्चित करता है, यह स्वच्छ पर्यावरण के माध्यम से जन स्वास्थ्य की रक्षा करता है, यह बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है, यह चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देता है। देखिए अनुच्छेद 48A में स्वच्छ पर्यावरण की बात कही गई है, तो ये स्वच्छ पर्यावरण के माध्यम से जन स्वास्थ्य की रक्षा करता है, यानी कि स्वच्छ पर्यावरण जो है स्वास्थ्य की पूर्व शर्त है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 41वां प्रश्न है, पंचायतों को स्वास्थ्य और स्वच्छता की जिम्मेदारी किस अनुसूची में दी गई है? 7वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं पंचायतों से संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित हैं, तो इसी अनुसूची में पंचायतों को स्वास्थ्य और स्वच्छता की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, तो सही आंसर है आपका सी वाला। 42वां प्रश्न है, अनुच्छेद 39F का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुजुर्गों की देखभाल, बच्चों का स्वस्थ विकास और कुपोषण से संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करना, करों का सही उपयोग। देखिए अनुच्छेद 39F राज्य को यह निर्देश देता है कि वे बच्चों के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करें, उन्हें कुपोषण, रोग और शोषण से संरक्षण प्रदान करें, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 43वां प्रश्न है, चिकित्सा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट क्वारंटाइन किसके क्षेत्राधिकार में आता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका, पंचायत। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट क्वारंटाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है या अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट क्वारंटाइन जो है ये केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 44वां प्रश्न है, संविधान के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी से मुक्ति नहीं है, यह दर्शन किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18। देखिए अनुच्छेद 21 जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, इसकी जो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है, इस व्याख्या के अनुसार जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गरिमापूर्ण जीवन, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं भी इसमें शामिल हैं, तो यहाँ पर सही आंसर है ए वाला। 45वां प्रश्न है, भारत का दवाओं के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो मेडिसिन के प्रोडक्शन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, तो सही आंसर है आपका सी वाला। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक है जो प्रदूषित पानी से फैलती है? कैंसर, मधुमेह, हैजा, उच्च रक्तचाप। देखिए कैंसर, मधुमेह और उच्च रक्तचाप ये संक्रामक बीमारियां नहीं हैं। यहाँ पर हैजा जो है ये एक संक्रामक बीमारी है और ये जल जनित रोग है जो प्रदूषित पानी और अस्वच्छ भोजन के माध्यम से फैलता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 47वां प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिकतम लाभ कमाना, मुफ्त या कम कीमत पर सेवा देना, केवल शहरी लोगों का इलाज करना, केवल निजी डॉक्टरों को प्रशिक्षण देना। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं इनका मुख्य उद्देश्य है मुफ्त या फिर कम कीमत पर लोगों को इलाज प्रोवाइड करवाना।
तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 48वां प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत लोग बीमारी के दौरान दवाओं का खर्च उठाने में सक्षम हैं? 10%, 20%, 50%, 80%। देखिए, भारत में जो विभिन्न स्वास्थ्य अध्ययन हुए हैं या भारत सरकार की तमाम जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्टें दर्शाती हैं कि भारत में मात्र 20% लोग ही ऐसे हैं जो कि बीमारी के दौरान अपनी दवाइयों का खर्च उठाने में सक्षम हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 49वां प्रश्न है, जेनरिक दवाओं का क्या अर्थ है? दवाओं के ब्रांड नाम, दवाओं के रासायनिक नाम, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ या एक्सपायर्ड दवाइयाँ। देखिए, जेनरिक दवाइयाँ वो दवाइयाँ होती हैं जिनका नाम उनके रासायनिक संगठन पर आधारित होता है और ये इनकी जो रिकमेंडेशन है इनको वैश्विक मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर जेनरिक दवाओं में कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं होता है, बल्कि इनके साल्ट जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, है ना। तो इनके जो रसायन हैं उनको वैश्विक मान्यता प्राप्त होती है। तो ये जेनरिक दवाएं जो हैं ये दवाइयों के रासायनिक नाम हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 50वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का पुराना नाम क्या है? जन औषधि योजना, आयुष्मान योजना, आरोग्य भारत, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। देखिए, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का पुराना नाम जन औषधि योजना है और जैसा कि आप लोग जानते हैं जन औषधि योजना का नाम बदलकर 2016 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कर दिया गया था। तो सही आंसर है यहाँ पर ए वाला। 51वां प्रश्न है, जन औषधि स्कीम को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2005, 2008, 2014, 2016। देखिए, जन औषधि स्कीम को 2008 में लॉन्च किया गया था। तो सही आंसर है यहाँ पर बी वाला। 52वां प्रश्न है, दवाइयों के पर्चे पर जेनरिक नाम लिखना अनिवार्य करने वाली संहिता कौन सी है? आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, नागरिक संहिता, औषधि कानून। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयुर्वेदिक नैतिक संहिता के अनुसार ये कहा गया है कि डॉक्टरों को जहाँ तक पॉसिबल हो वो अपने पर्चे पर जेनरिक दवाओं के नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 53वां प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 का संबंध किससे है? लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली या शिक्षा। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो है ये उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली से संबंधित है। वहीं जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो है, SDG 4 जो है, इसका संबंध क्वालिटी एजुकेशन से है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है इसका संबंध लैंगिक समानता से है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 का संबंध जो है जलवायु परिवर्तन से है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। 54वां प्रश्न है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड किसका जेनरिक नाम है? पैरासीटामोल, एस्पिरिन, इंसुलिन, पेनिसिलिन। देखिए, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है ये एस्पिरिन का जेनरिक नाम है। वहीं पैरासीटामोल का जो जेनरिक नाम है वो एस्टामिनोफेन है। इंसुलिन के बारे में आप लोग जानते हैं, इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है और पेनिसिलिन जो है ये दुनिया का पहला एंटीबायोटिक है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 55वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो हैं ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय का जो फार्मास्यूटिकल विभाग है इसके अधीन कार्यरत हैं। तो सही आंसर है आपका सी वाला। 56वां प्रश्न है, जेनरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में सस्ती क्यों होती हैं? क्योंकि उनकी गुणवत्ता खराब होती है, क्योंकि उनके शोध और विज्ञापन पर दोबारा खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे नकली होती हैं, क्योंकि वे केवल सरकारी अस्पतालों में मिलती हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं जेनरिक दवाओं में वही एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि ब्रांडेड दवाओं में होते हैं, इसलिए इनकी गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभाव समान होता है। ये सस्ती इसलिए होती हैं
क्योंकि इनका जो मूल दवा का पेटेंट होता है, जिस समय जो मूल दवा बनाई गई थी उसके लिए रिसर्च की गई थी, उसका जो पेटेंट कराया गया था वो समाप्त हो चुका होता है। उसके बाद फॉर्मूला वो सार्वजनिक कर दिया जाता है, तो अन्य कंपनियां भी उस फॉर्मूला के आधार पर दवाई तैयार कर सकती हैं। तो इस वजह से ये सस्ती होती हैं, क्योंकि यहाँ पर इन पर शोध, इन रिसर्च या इनके विज्ञापन पर दोबारा खर्च नहीं करना पड़ता, इसलिए सस्ती होती हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 57वां प्रश्न है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं की मुख्य विशेषता क्या है? सरकार का कड़ा नियंत्रण, सेवाओं के लिए उच्च शुल्क, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक उपलब्धता, मुफ्त दवाइयों का वितरण। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं वही वहन कर सकते हैं जो कि इनका उच्च शुल्क भुगतान कर सकते हैं, तो सेवाओं के लिए यहाँ पर उच्च शुल्क प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 58वां प्रश्न है, केरल सरकार ने 1996 में अपने कुल बजट का कितना प्रतिशत पंचायतों को दे दिया? 10%, 25%, 40%, 50%। 1996 में केरल सरकार ने अपने पंचायत बजट का 40% जो है पंचायतों को दे दिया, ताकि पंचायतें जो हैं अपने स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो भी उनकी आधारभूत ज़रूरतें हैं, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य है या अन्य जो ज़रूरतें हैं पेयजल वगैरह की, उनको पूरा कर सकें। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 59वां प्रश्न है, कोस्टारिका किस महाद्वीप का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है? एशिया, यूरोप, मध्य अमेरिका, अफ्रीका। कोस्टारिका जो है मध्य अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, तो ये मध्य अमेरिका महाद्वीप का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। तो सही आंसर है आपका सी वाला। 60वां प्रश्न है, केरल में बजट का 40% पंचायतों को देने का मुख्य लाभ क्या हुआ? नई सड़कों का निर्माण, उद्योगों की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण, पेयजल, आहार और स्वास्थ्य केंद्रों की उचित व्यवस्था। देखिए, केरल सरकार ने 1996 में अपने टोटल बजट का 40% पंचायतों को दे दिया, ताकि पंचायत आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो ये पेयजल, आहार और स्वास्थ्य केंद्रों की उचित व्यवस्था हो सके, इसका ये लाभ हुआ। तो यहाँ पर सही आंसर है डी वाला। 61वां प्रश्न है, कोस्टारिका के स्वास्थ्य मॉडल का मुख्य आधार क्या है? उच्च सैन्य खर्च, सेना न रखकर उस धन को स्वास्थ्य पर लगाना, सभी डॉक्टरों का निजीकरण, केवल विदेशी पर्यटकों का इलाज। देखिए, कोस्टारिका ने अपने देश से आर्मी खत्म कर दी, उन्होंने आर्मी पर खर्च नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम आर्मी नहीं खड़ी करेंगे, हम अपने देश की जो आबादी है उसके स्वास्थ्य पर मूल ध्यान देंगे। तो उन्होंने सेना न रखकर उस धन को लोगों के स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर लगाया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 62वां प्रश्न है, आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की मुख्य समस्या क्या है? वहाँ प्राकृतिक चिकित्सा का अत्यधिक महत्व है, वहाँ लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और निजी सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ कर नहीं दिया जाता। जो आपके आदिवासी एरिया हैं, सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर यह है कि स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और जो हैं वो प्रॉपर चल नहीं पा रहे हैं, दूर दूर तक वहाँ पर निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 63वां प्रश्न है, भारत में अस्पताल में भर्ती होने वाले कितने प्रतिशत लोग खर्च के लिए कर्ज लेते हैं या संपत्ति बेचते हैं? 10%, 25%, 40% या 60%। देखिए, भारत में जो विभिन्न स्वास्थ्य अध्ययन किए गए हैं, उन स्वास्थ्य अध्ययनों के आधार पर एक अनुमान निकल कर आया है कि भारत में तकरीबन 40% लोग ऐसे हैं जो बीमार पड़ने पर या अस्पताल में भर्ती होने पर या तो ये कर्ज लेते हैं या फिर अपनी जो संपत्ति है उसको गिरवी रखते हैं या उसको बेचते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 64वां प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 6 संबंधित है? स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, स्वच्छ जल और स्वच्छता। एक सतत विकास लक्ष्य 6 जो है ये स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है। वहीं स्वास्थ्य से संबंधित जो है वो SDG 3 है, ये स्वास्थ्य से संबंधित है। SDG 4 जो है आपका, ये आपके क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। गरीबी उन्मूलन जो है ये SDG 1 में आ जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 जो है ये गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 65वां प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की श्रृंखलाबद्ध संरचना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रशासनिक नियंत्रण, निजीकरण, रेफरल तंत्र, बीमा कवरेज।
देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, यानी गवर्नमेंट की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसकी श्रृंखलाबद्ध संरचना है, एक पूरी सीरीज है। यानी ग्राम स्तर पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र होगा, फिर पीएचसी होगा, पीएचसी के ऊपर सीएचसी होगा, है ना, फिर जिला अस्पताल होंगे, है ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होंगे, उसके ऊपर एम्स वगैरह होते, एम्स जैसे संस्थान होंगे। तो ये पूरी एक संरचना बनाई गई, एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पर बीमारी की गंभीरता के आधार पर, अगर मान लीजिए गंभीर बीमारी है तो उस हिसाब से आगे की ओर रेफर किया जा सके, आगे अन्य जगहों पर भेजा जा सके। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला, ये रेफरल तंत्र। 66वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन निजी स्वास्थ्य सेवाओं की संरचनात्मक समस्या को दर्शाता है? विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता, लाभ प्रेरित निर्णय, तकनीकी दक्षता, शीघ्र सेवा। देखिए, निजी स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर लाभ प्रेरित निर्णय लिए जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोग जो हैं पैसे कमाने के उद्देश्य से अननेसेसरी टेस्ट लिख देते हैं, अननेसेसरी दवाइयाँ दे देते हैं। मान लीजिए किसी का जो इलाज है वो 5 दिन में सही, 5 दिन की खुराक में सही हो सकता है, 5 दिन की मेडिसिन में सही हो सकता है। अब उसको 5 की जगह 15 दिन की मेडिसिन दे दी। पहले एक टेस्ट करवाए, फिर मेडिसिन समाप्त होने के बाद फिर टेस्ट करवाया। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, अरे ज़रूरत किसी को 1 गोली की है, उसे 10 गोली दे रहे हो, तो ये सब चीज़ें हैं जो हैं धन कमाने की वजह से हो रही हैं। तो यहाँ पर लाभ प्रेरित निर्णय लिए जाते हैं, यही यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 67वां प्रश्न है, जेनरिक दवाओं के उपयोग का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक लाभ क्या है? फार्मा उद्योग का विकास, सरकारी राजस्व, इलाज की वहनीयता, निजी अस्पतालों को लाभ। देखिए, जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा जो सार्वजनिक लाभ है कि कम कीमत पर समान गुणवत्ता और चिकित्सकीय लाभ ये प्रोवाइड करती हैं। तो ये जो है सस्ती हैं, जिससे कि गरीब आदमी भी इनको अफोर्ड कर सकता है। तो यहाँ पर इलाज की वहनीयता है। तो सही आंसर है सी वाला। 68वां प्रश्न है, महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता न मिलना किस समस्या को दर्शाता है? लैंगिक असमानता, आर्थिक संकट, तकनीकी कमी, शहरीकरण। आज भी हमारे भारत में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लैंगिक असमानता को दर्शाता है। तो सही आंसर है आपका ए वाला, इन लैंगिक असमानता। 69वां प्रश्न है, पंचायतों को स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारी किस अनुच्छेद में दी गई है? 247A, 247G, 247W, 244। देखिए, अनुच्छेद 247G के अंतर्गत पंचायतों को स्वास्थ्य, स्वच्छता या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जो पारिवारिक कल्याण से संबंधित जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 70वां प्रश्न है, अनुच्छेद 47 को नीतिगत रीढ़ क्यों कहा जाता है? यह न्यायालय में प्रवर्तनीय है, यह सभी स्वास्थ्य नीतियों का मार्गदर्शक है, या राज्य सूची में है, या कराधान से जुड़ा है? देखिए, अनुच्छेद 47 राज्य पर प्राथमिक कर्तव्य डालता है कि वह पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करे। इसी वजह से इसे नीतिगत रीढ़ भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला, यानी यह सभी स्वास्थ्य नीतियों का मार्गदर्शक है। 71वां प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण का समवर्ती सूची में होना क्यों तर्कसंगत है? यह केवल राज्यों का विषय है, इसका अंतर्राज्यीय प्रभाव है, यह केवल केंद्र का विषय है, यह स्थानीय विषय है? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मान लीजिए किसी एक राज्य में, ए राज्य में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बगल में बी राज्य भी है। तो कहीं ना कहीं जब ए राज्य में जनसंख्या बढ़ेगी तो बी में जाएगी, बी की ओर प्रवास करेगी, तो अन्य राज्यों पर भी असर डालेगी, अगल बगल के जो राज्य उन पर भी असर डालेगी। इसी वजह से जनसंख्या नियंत्रण का जो सब्जेक्ट है ये समवर्ती सूची में है, क्योंकि इसका अंतर्राज्यीय प्रभाव है, केवल एक राज्य तक नहीं है बल्कि अन्य राज्यों में भी पड़ता है। जैसे आपने खास करके यूपी बिहार देखे होंगे, तो आपको पूरे भारत में जहाँ जहाँ पर श्रमिक काम कर रहे हैं वहाँ पर यूपी बिहार के पर्सन देखने को मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला, इसका अंतर्राज्यीय प्रभाव है। 72वां प्रश्न है, भारत में निजी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार मुख्यतः किस विफलता का परिणाम है? राज्य विफलता, बाजार विफलता, सामाजिक विफलता, तकनीकी विफलता। चूंकि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छे से दे नहीं पा रही है और जो दे भी रही है उनमें इतनी ज़्यादा खामियां हैं कि वहाँ पर इलाज ना ही करवाएं तो बेहतर है। तो ऐसे में लोगों के सामने मजबूरी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर जर्जर व्यवस्था है,
प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा है, दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं, जांचें नहीं हो पा रही हैं, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो लोग जो है मजबूरी में प्राइवेट क्लिनिक की तरफ जाते हैं, प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाओं को लेते हैं। तो यहाँ पर राज्य की विफलता है, गवर्नमेंट की विफलता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 73वां प्रश्न है, प्राकृतिक आपदाओं में स्वास्थ्य खर्च का वहन कौन सा सिद्धांत दर्शाता है? उपयोगकर्ता भुगतान, सामाजिक न्याय, राज्य की अभिरक्षा भूमिका या बाजार दक्षता? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कि बाढ़, भूकंप या महामारी कोई फैल जाती है, तो उस स्थिति में नागरिक इतने ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं कि स्वयं को या स्वयं का इलाज वहन कर सकें। तो ऐसे में गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है उनको आधारभूत सुविधाएं प्रोवाइड करवाएं, जैसे आपने कोविड के दौरान देखा होगा। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका सी वाला, राज्य की अभिरक्षा भूमिका। 74वां प्रश्न है, कर आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य मॉडल का मुख्य औचित्य क्या है? लाभ अर्जन, सार्वभौमिक पहुंच, निजी निवेश, प्रतिस्पर्धा। ये टैक्स आधारित जो सार्वजनिक स्वास्थ्य मॉडल है, गवर्नमेंट का स्वास्थ्य मॉडल है, इसका औचित्य है सार्वभौमिक पहुंच, ये सबकी पहुंच में स्वास्थ्य सुविधाएं हों। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 75वां प्रश्न है, जेनरिक नामों के प्रयोग पर जोर किस संवैधानिक मूल से जुड़ा है? स्वतंत्रता, समानता, जीवन की गरिमा, संघवाद। देखिए, ये जो जेनरिक नामों के प्रयोग पर जोर देने की बात जो कही गई है, इसका जो मूल उद्देश्य है वो है इलाज को किफ़ायती, सुलभ और न्यायपूर्ण बनाना। जब दवाएं सस्ती होती हैं तो हर व्यक्ति जो है गरिमापूर्ण जीवन के अंतर्गत अपना इलाज करवा सकता है। तो ये जीवन की गरिमा के साथ जुड़ा हुआ है, यानी आर्टिकल 21 के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो सही आंसर है आपका सी वाला। 76वां प्रश्न है, अनुच्छेद 39E किससे संबंधित है? पर्यावरण, श्रमिक स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत। देखिए, अनुच्छेद 39E राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि पुरुष, महिला या बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग ना हो और उन्हें अपनी आर्थिक मजबूरी की वजह से ऐसे किसी रोग में, ऐसे किसी उद्योग में न जाना पड़े, ऐसे किसी नौकरी में न जाना पड़े जहां पर उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचती हो। तो ये श्रमिक स्वास्थ्य से संबंधित है। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 77वां प्रश्न है, लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। सरकार के कल्याणकारी कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। लोगों के स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल, प्रदूषण मुक्त वातावरण पर उपयुक्त पोषण का प्रबंध करने के दायित्व सरकार का होता है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन असत्य है। देखिए, यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ये सरकार का ये दायित्व है कि लोगों को जो आधारभूत सुविधाएं हैं ये सब प्रोवाइड करवाए। तो यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल सही है। और लोगों के स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल, प्रदूषण मुक्त वातावरण, उपयुक्त पोषण का प्रबंध करने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की होती है। तो यहाँ पर एक और दो दोनों ही सही हैं। तो आंसर होगा आपका डी वाला। ना तो एक गलत है और ना ही दूसरा गलत है। तो आंसर है आपका डी वाला। 78वां प्रश्न है, भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक विकास के बाद भी यहाँ जनता को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इस संदर्भ में प्रमुख कारणों पर विचार करें। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। भारत में स्वच्छता पर विशेष ध्यान नहीं दिए जाने के कारण हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्टिंग होती है। भारत में स्वच्छ जल उपलब्ध न हो पाने के कारण 21% संचारी बीमारियां जल जनित हैं। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला वाला बिल्कुल सही है। भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं यहाँ पर जनसंख्या के मुकाबले जो डॉक्टरों की संख्या है बहुत कम है। भारत में स्वच्छता पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आपने देखा है कि हमारे यहाँ मलेरिया के लगभग पूरे साल में 20 लाख से ज़्यादा मामले रिपोर्ट किए जाते हैं। तो सेकंड वाला भी सही है। हमारे यहाँ पर स्वच्छ जल उपलब्ध न होने की वजह से 21% बीमारियाँ जो हैं वो संचारी बीमारियाँ जो जल जनित हैं। तो देखिए, तीनों ही सही हैं। तो आंसर है आपका ए वाला, यानी उपरोक्त सभी। 79वां प्रश्न है, बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों और अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो पहला वाला कथन सही है। रोगों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें आधारिक संरचना जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक आदि की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो आधारिक संरचना है
हॉस्पिटल की, वो भी हमें चाहिए, जैसे कि हमें स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, लैब चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, ब्लड बैंक भी चाहिए, तो सेकंड वाला भी सही है। स्वास्थ्य सुविधाओं को इससे संबंधित आधारिक संरचनाओं के रखरखाव के बिना भी सुदृढ़ बनाया जा सकता है। देखिए, आधारिक संरचना का मतलब क्या है? ये सब चीज़ें हैं, अगर इनका रखरखाव नहीं करेंगे, इनको मेंटेन नहीं करेंगे, तो स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ कहाँ बन पाएंगी? नहीं बन पाएंगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यही तो हो रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो आधारिक संरचना है उसका रखरखाव नहीं है, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, यानी बिल्डिंग बन जाती है, एम्बुलेंस आ जाती हैं, तो इन सब का रखरखाव प्रॉपर नहीं हो पाता है। कुछ समय के बाद वो खस्ता हाल में पहुंच जाती हैं, उनसे सर्विस प्रोवाइड ही नहीं हो पा रही है। तो यहाँ जरूरी है कि ये सभी चीज़ें जो है प्रॉपर सुदृढ़ रखी जाएं, तभी हम प्रॉपर इलाज प्रोवाइड कर पाएंगे। तो तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 2 सही है, लेकिन यहाँ पूछा गया कौन सा कथन असत्य है? केवल तीसरा वाला असत्य है, तो आंसर है आपका बी वाला, यानी केवल तीसरा। 80वां प्रश्न है, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं, तो यहाँ पर ये वाला सही है। 1950 में भारत में केवल 27 से 17 अस्पताल थे, 2017 में ये संख्या बढ़कर 23,583 हो गई, सेकंड वाला भी सही है। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं, सी वाला भी सही है। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात किया जाता है, तो हमारा जो है दवाइयों के प्रोडक्शन में तीसरा स्थान है, ना कि चौथा स्थान। तो यहाँ पर आपका डी वाला गलत है, तो सही आंसर है आपका डी वाला। 81वां प्रश्न है, भारत के केरल राज्य द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल राज्य ने अपने बजट का 60% पंचायतों को दे दिया। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। केरल में जल वितरण व्यवस्था को नियमित जांच की गई। साथ ही स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित कर गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए, 1996 में केरल राज्य सरकार ने अपने बजट का 40% जो है पंचायतों को दे दिया, ताकि गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों का विकास या शिक्षा आदि की जो जरूरतें हैं, इन सब की प्रॉपर व्यवस्था की जा सके। तो ये 60% नहीं था बल्कि 40% था, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। केरल में जो जल वितरण व्यवस्था इसकी प्रॉपर जांच की गई, स्कूल, आंगनबाड़ी के जो काम है इनको सुनिश्चित किया गया और गाँव की जो समस्याएं थी उन पर ध्यान दिया गया। तो देखिए, यहाँ पर पहला वाला गलत है, सेकेंड वाला सही है, तो आंसर है आपका बी, केवल दूसरा वाला सही है। 82वां प्रश्न है, कोस्टारिका द्वारा किए गए स्वास्थ्य सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोस्टारिका को दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। यह देश अपने यहाँ सेना न रखकर सेना पर व्यय होने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करता है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन असत्य है। देखिए, कोस्टारिका जो है ये मध्य अमेरिकी देश है, ना कि दक्षिण अमेरिकी देश, तो यहाँ पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकंड वाला सही है। यहाँ पर चूंकि पहला वाला गलत है, तो आंसर है आपका यहाँ पर ए वाला, केवल एक असत्य है। 83वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि सरकार जो भी हमें सार्वजनिक सेवाएं प्रोवाइड करती है, उन पर जो धन खर्च करती है वो हमारे टैक्स से आता है, जिसमें कि हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल हैं। भारतीय संविधान में स्वास्थ्य का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है और स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया है। यहाँ सेकंड वाला भी सही है, इस स्वास्थ्य का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है और स्वास्थ्य का अधिकार जो हमारा जो आर्टिकल 21 है, जिसमें जीवन के अधिकार को दिया गया है, इसमें शामिल है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन चूंकि यहाँ पूछा गया कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ तो ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है, तो आंसर होगा आपका डी। ना तो एक गलत है और ना ही दूसरा गलत है, तो आंसर है आपका डी वाला। 84वां प्रश्न है, सरकार द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित बचाने के लिए चलाई जा रही सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला सही है। देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा जो है यानी गवर्नमेंट की स्वास्थ्य सेवा है, इस स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सभी आपस में जुड़े हुए हैं और ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को अपनी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है
जहाँ प्राय एक नर्स और ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें विशिष्ट बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये ग्राम स्तर पर जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर नर्स और ग्राम स्वास्थ्य सेवक जो होते हैं ये सामान्य बीमारियों के लिए होते हैं। इन्हें सामान्य बीमारियों को हैंडल करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, ना कि विशिष्ट बीमारियों को हैंडल करने का। तो यहाँ आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। थर्ड वाला है ग्राम स्तर के स्वास्थ्य सेवक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की देखरेख में कार्य करते हैं और यह केंद्र कई गाँवों की जरूरतों को पूरा करता है। तो यहाँ थर्ड वाला बिल्कुल सही है। ग्राम स्वास्थ्य सेवक जो है पीएचसी के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। तो जिला अस्पताल सबसे ऊपर होता है, चौथा वाला यहाँ सही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उच्च मूल्य पर प्रदान करना है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा जो है ये गवर्नमेंट की स्वास्थ्य सेवा है, इसका उद्देश्य क्या है? फ्री में या कम मूल्य पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, ना कि उच्च मूल्य पर प्रदान करना। तो यहाँ पर आपका पांचवा वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है? तो यहाँ 2 और 5 गलत है, तो आंसर है आपका डी वाला, केवल 2 और 5 असत्य है। 85वां प्रश्न है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। निजी स्वास्थ्य सेवाओं के मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टर सेवाएं प्रदान करते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनरिक नाम उपचार पर्ची में लिखने के आग्रह करता है। देखिए यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल सही है। जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं उन पर सरकार का ना तो स्वामित्व है ना नियंत्रण होता है, और जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं उनको लेने के लिए मरीजों को बहुत ज़्यादा धन व्यय करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो डॉक्टर हैं वो सामान्य होते हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं होते हैं, बल्कि आरएमपी होते हैं, है ना। तो कि सामान्य इलाज कर सकते हैं, ना कि विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करते हैं। तो यहाँ सी वाला गलत हो जाएगा, विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान नहीं करते बल्कि सामान्य इलाज करते हैं। डी वाला सही है। जो आपका भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद है इसका जो नैतिक संहिता है ये कहता है कि हर डॉक्टर को अपनी जो दवाओं की पर्ची है उसमें जेनरिक नाम लिखने चाहिए। तो यहाँ पर आपका डी वाला सही है। चूंकि यहाँ पर सी वाला गलत है तो सही आंसर है आपका सी वाला। 86वां प्रश्न है, पीएचसी का क्या अर्थ है? पब्लिक हेल्थ कोर्ट, पब्लिक हेल्थ सेंटर, पब्लिक हेल्थ कॉरपोरेशन, प्राइवेट हेल्थ सेंटर। देखिए पीएचसी को प्राइमरी हेल्थ सेंटर या पब्लिक हेल्थ सेंटर भी इसको कहा जाता है। तो यहां पर सही आंसर है बी वाला। दस्त, पेचिस, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर या सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराकर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दस्त, पेचिस, हैजा जैसी जो बीमारियां हैं ये जल जनित बीमारियां हैं। तो इनकी रोकथाम तभी हो सकती है जब हम लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा दें। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है उसमें आपके स्वच्छ जल का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका सी वाला। 88वां प्रश्न है, ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया हो। लैंगिक संवेदनशीलता, पीने का पानी, हत्याएं, भवनों को गिराना। आपने देखा होगा कि मीडिया में लैंगिक संवेदनशीलता पर अक्सर बहस होती रहती है। हत्याएं होती हैं तो एकदम सनसनीखेज एक खबर बन जाती है। कोई भवन गिरा दिया गया, गवर्नमेंट ने कोई बिल्डिंग डिमोलिश कर दी, तुरंत न्यूज में आ जाता है, एक सनसनीखेज खबर बन जाती है। लेकिन पीने के पानी पर या जो पानी दूषित हो रहा है उस पर चर्चा बहुत कम होती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 89वां प्रश्न है, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना करना शामिल नहीं है। समानता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल है। जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। देखिए जो सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य जो मामला है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदूषण मुक्त जल और वायु में जीने का अधिकार भी शामिल है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हों। विद्यार्थियों को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सके। विद्यार्थियों को इन मुद्दों पर उनके राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके।
विद्यार्थियों का इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को याद करवाया जा सके। तो देखिए, ये सब जो स्वास्थ्य है, जल या यातायात से संबंधित जो मुद्दे हैं, ये इसलिए इन पर चर्चा करवाई जाती है ताकि विद्यार्थी इन मुद्दों को समझें और इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो जाएं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 91वां प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सरकार अगले 5 वर्षों के लिए अनाज का सुरक्षित भंडार बनाए रखती है। सरकार अनाज का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए अनाज के निर्यात पर रोक लगा देती है। सरकार बेहतर तथा सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक खाद्यों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है। खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। देखिए, खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। इसके लिए भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित भी किया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 92वां प्रश्न है, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? जीवन, न्याय, आज़ादी, समानता। तो इसे जो है जीवन का जो अधिकार है, आर्टिकल 21, उस अधिकार में मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 93वां प्रश्न है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया? सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट में ज़्यादा खर्च करना, सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके, सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्च करना, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोस्टा रिका एक मध्य अमेरिकी देश है और इसे मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इस देश ने अपने देश से सेना हटा दी और सेना पर लगने वाला जो व्यय है वो लोगों की भलाई में लगा दिया ताकि उनकी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जा सकें। तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब पे लगा दिया। तो सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके, ये सही है। सही आंसर है आपका बी वाला। 94वां प्रश्न है, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो रिक्त स्थान से अधिक महिला कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए क्रेच सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य बनाते हैं। 15, 20, 25, 30। क्रेच सुविधा का मतलब बालवाड़ी, यानी ऐसी महिलाएं जो किसी फैक्ट्री में या किसी जगह पे काम कर रही हैं, है ना, तो उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए क्या प्रावधान है। तो यहाँ पे सरकार ने ऐसे कानून बनाए हैं जिसके तहत मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है या कोई ऐसा संगठन है जिसमें 30 महिलाएं कार्यरत हैं, तो वहाँ पर महिलाओं के बच्चों के लिए एक क्रेच सुविधा या बालवाड़ी बनाई जाए ताकि उनके जो वर्किंग आवर्स में उनके बच्चे वहाँ पर पल सकें, उनके पोषण या उनकी अन्य जो ज़रूरत है वो पूरी हो सकें। तो यहाँ पर सही आंसर है डी वाला। इन 30 से अधिक महिला कर्मचारियों वाले जो संगठन है उनको क्रेच सुविधाएं या बालवाड़ी सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य बनाया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 95वां प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार और प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो सुविधा है अनुच्छेद 21 के तहत की गई है। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 96वां प्रश्न है, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं उसे कहते हैं? आनुवांशिक बीमारियां, संचारणी बीमारियां, उपार्जित बीमारियां कहते हैं, जन्मजात बीमारियां कहते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जल, भोजन, वायु, संपर्क या मच्छर आदि माध्यमों से फैलती हैं उन्हें संचारी बीमारियां, संचारणी बीमारियां कहा जाता है। तो सही आंसर है आपका बी वाला। देखिए, 97 में वही प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है सीटेट 2024 में। तो इसका उत्तर आप लोग जानते हैं कि सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या कितने से अधिक है? 30 से अधिक है। तो यहाँ पर सही आंसर है डी वाला। 98वां प्रश्न है, यहाँ पर भारतीय संविधान में वर्तमान विषयों की सूची के संदर्भ में सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में राज्य सूची है और सूची 2 में उनके संबंधित जो विषय हैं वो दिए गए हैं। देखिए, स्वास्थ्य जो है ये राज्य सूची का विषय है, संघ सूची में कर आ जाते हैं, संवर्धित सूची में शिक्षा आ जाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए का तीसरा, बी का पहला और सी का दूसरा। तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।